नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की विधानसभा की कार्यवाही की समाप्ति के बाद जहां विधानसभा से निकले तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जो कि भारत में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सब घोषणा यह है कि राष्ट्रीय जनता दल या बिहार का विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। मित्रों, आज तक भारत के इतिहास में दुर्भाग्य सौभाग्य से ऐसा कभी हुआ नहीं। जो पहली अगर ऐसा होता है तो वह भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खराब स्थिति होगी, बहुत ही दुखद समय होगा। ऐसा वैसे देशों में वैसे जगहों पे हुआ है जहां कहीं भी तानाशाही चलती है, डिक्टेटरशिप चलता है। हाँ, विधानसभा से लोकसभा से इस्तीफा देने की बातें हुई है, कई बार हुआ है। इससे पहले अगर आप याद कीजिए तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स घोटाला को लेकर के खिलाफ पूरे देश भर में अभियान चला रहे थे, तो उन दिनों चुनाव से एक वर्ष पहले लगभग जितने विपक्ष के सांसद थे उन लोगों ने इस्तीफा दिया था। आपातकाल लागू होने के बाद भी विपक्ष के नेताओं ने संसद से इस्तीफा दिया था, विधानसभाओं से इस्तीफा दिया था, लेकिन सामान्य परिस्थिति में ऐसा कभी हुआ नहीं और उसमें भी चुनाव बहिष्कार आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने किया नहीं। लेकिन बिहार में अगर विपक्ष ऐसा करता है तो यह भारत के राजनीति के लिए अशुभ होगा, बहुत बुरा होगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा वही एसआईआर का है। मुद्दा वही एसआईआर के बहाने वोट बैंक का है। क्यों? आप समझने का प्रयास कीजिए। मित्रों, एसआईआर के मामले में तीन पक्ष है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जनता, राजनीतिक दल तो वोट बैंक की राजनीति करेंगे। इस मुद्दे पर, चुनाव आयोग के एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है, विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। दोनों के दोनों चाहते हैं कि इस पर जितनी अधिक से अधिक राजनीति हो, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ वोट बैंक है। क्योंकि एसआईआर का जो विरोध हो रहा है और एसआईआर का जो समर्थन करने वाले राजनीतिक दल हैं, दोनों का मकसद एक ही है, वोट का ध्रुवीकरण कराना। लेकिन चुनाव आयोग का पक्ष सबसे पहले समझते हैं। चुनाव आयोग जो ये माने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण कर रहा है, तो ये इसे एसआईआर नाम दिया गया है। मतलब जिसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, रिव्यू मतदाता सूची का वो चल रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा समय दर समय चुनाव आयोग कराती रही है। सामान्य पुनरीक्षण बराबर होता रहता है, लेकिन गहन पुनरीक्षण भी जो है 15 से 20 वर्षों के बाद, माने एक निश्चित अंतराल के बाद जो है ऐसा करने की परंपरा रही है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। यद्यपि कई चुनाव आयोग से जुड़े हुए पहले बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त भी रहे हैं, चुनाव आयोग से रिटायरमेंट के बाद वो सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। एमएस गिल का उदाहरण है। टीएन शेषन का नाम आपने सुना होगा, बहुत एक तरह से पॉपुलर देश में मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव सुधार के लिए जाना जाता है टीएन शेषन को। उनके बाद बने थे एमएस गिल, मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर करने के बाद वो भारत सरकार में मंत्री भी बने, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, 2-2 टर्म सदस्य रहे। तो ऐसी राजनीति होती रही है। नवीन चावला को कौन नहीं जानता, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, ठीक है। उससे पहले जेएम लिंगदो भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी रही है, ये बात सत्य है। लेकिन कुर्सी पर रहते हुए किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक व्यवस्था के तहत राजनीति करने या राजनीतिक दल से कोई संबंध रखने की अनुमति संविधान नहीं देता। और हर मुख्य चुनाव आयुक्त को यह शपथ लेना होता है कि वो अपने कार्यकाल में निरपेक्ष रहेंगे। आज जो मुख्य चुनाव आयोग का पक्ष है, चुनाव आयोग का पक्ष यह है कि एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग 3 प्रकार के लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाएगा या जोड़ेगा। उसमें सबसे पहला कैटेगरी ऐसे है जो या तो मृत हो चुके हैं या फिर जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति है, उस वयस्क व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जोड़ना और मृत व्यक्ति का नाम हटाना। दूसरा, वैसे लोग जो कि विस्थापित हो चुके हैं, मतलब ऐसे लोग जिनका नाम एक जगह के अलावा 2 जगह 3 जगह मतदाता सूची में शामिल है। जैसे कई बिहार के लोग, चूंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जो कि पलायन के लिए जाना जाता है, बहुत सारे बिहारी देश के विभिन्न महानगरों में होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का कोई भी ऐसा इलाका नहीं मिलेगा जहां पर कि बिहार के लोग नहीं रहते हैं। तो कई ऐसे मतदाता हैं जिनका कि नाम मतदाता सूची में एक से अधिक जगहों पर शामिल है। तो उसमें
यह संवैधानिक स्थिति है, कानूनी बाध्यता है कि हर एक व्यक्ति का नाम एक ही जगह मतदाता सूची में हो सकता, तो उसका वेरिफिकेशन भी चुनाव आयोग इसके माध्यम से कर रही है और उसमें एक व्यक्ति को कहीं एक ही जगह मतदाता सूची में नाम रखने का अधिकार होगा। तो ये दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी ऐसा है जिन लोगों को जो कि यहाँ के नागरिक नहीं हैं, अगर मतदाता सूची में नाम आ गया है, गलती से आ गया है, उनका आधार भी बन गया है, तब भी उनका नाम मतदाता सूची से हटाना ये चुनाव आयोग इस माध्यम से कर रही है। इसीलिए उन लोगों को कहा गया है कि जिन लोगों का नाम 2003 से पहले मतदाता सूची में नहीं था, उनको यह स्थापित करना होगा कि उनके पिता का जन्म यहाँ हुआ है और उनका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। चुनाव आयोग अपनी जगह सही है, लेकिन सवाल उससे बड़ा है। सवाल इससे बड़ा यह है ट्रांसपेरेंसी का। चुनाव आयोग के कुछ कदमों से विपक्ष के लोगों को शक होता है कि ये SIR जो है चुनाव से ऐन 3 महीने पहले क्यों कराया गया। या तो 6 महीने पहले हो सकता था या 6 महीने बाद हो सकता था, कोई आफत नहीं आ जाती। तो ये एक सवाल है जिसका जवाब अब तक चुनाव आयोग कोई सटीक जवाब नहीं दे पाया है। चुनाव आयोग ये कहता है कि हमारी मर्जी, तो ये मेरी मर्जी ट्रांसपेरेंसी लोकतंत्र में नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। चुनाव आयोग को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि अभी ही क्यों। अब आते हैं जो राजनीति है, जो दोनों पक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। देखिए, सत्ता पक्ष सिंपल कुछ कर नहीं सकता, संवैधानिक स्थिति है। चुनाव आयोग न विपक्ष कर सकता है न सत्ता पक्ष कर सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनाव आयोग से केवल सवाल कर सकता है और चुनाव आयोग उसका जवाब देगा। चुनाव आयोग ने जवाब दिया भी है, लेकिन आज जो सत्ता पक्ष में है, कल वो विपक्ष में थे। आपको याद होगा जब बीजेपी विपक्ष में हुआ करती थी, 2009 में बीजेपी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। लालकृष्ण आडवाणी ने सवाल उठाया था, तो चुनाव आयोग ने संतुष्ट करने का प्रयास किया था। आज भी जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं, बार बार चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। राहुल गांधी भी लगातार हमलावर है चुनाव आयोग पर, SIR पर, कि महाराष्ट्र में चुनाव में बेईमानी हुई, कर्नाटक में बेईमानी हुई। चुनाव आयोग बुलाता है, ठीक है, सवाल के जवाब भी मिलते हैं, कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं, फिर अभियान चल निकलता है। तो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो इस पर सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति, और राजनीति के केंद्र में है वोट बैंक की राजनीति। तो आज जब हम बिहार की में SIR की बात करते हैं और तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार के ऐलान की बात करते हैं, तो उसके पीछे दिखता क्या है? दिखता है कि SIR के माध्यम से जब तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज के एक वर्ग का वोट काटा जा रहा है, तो वो कौन सा वर्ग है? स्पष्ट है, तेजस्वी यादव का इशारा अल्पसंख्यक मतदाताओं पर है। चूंकि चुनाव आयोग ने पहले घोषणा कर दिया है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बांग्लादेश के नागरिक हैं, रोहिंग्या हैं या फिर नेपाल के नागरिक हैं, उनका नाम भारत की मतदाता सूची में शामिल है। और ऐसे नामों की संख्या सबसे अधिक कहीं है तो बिहार का सीमांचल का इलाका है, कोसी प्रमंडल का इलाका है, उस इलाके में है। तो यही मूल मुद्दा है जिस पर राजनीति हो रही है, और कि चुनाव आयोग का इशारा के केंद्र में जो वर्ग आ रहा है वो वर्ग है मुसलमानों का। और तेजस्वी यादव विपक्ष को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को, चाहे उसमें तेजस्वी यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, प्रशांत किशोर हो या असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM हो, सबका ध्यान उसी मतदाताओं पर है। और इन सबों के बीच आप कह सकते हैं कि मुस्लिम मतों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक होड़ मची हुई है, और इस होड़ से फायदा ओवैसी का होगा, फायदा प्रशांत किशोर का होगा या तेजस्वी यादव और राहुल का होगा, ये अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ पैरेलल दूसरी बात यह है कि इसका फायदा सबसे ज्यादा अगर किसी के होने की संभावना है तो भारतीय जनता पार्टी का होने की संभावना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस आग में केवल घी डाल रही है। न भाजपा कुछ कर सकती है, न राजद कुछ कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितने आक्रामक ढंग से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, उतने ही आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस आग में घी डाल रही है। इसका परिणाम चुनाव पर क्या होगा? मतदाताओं का ध्रुवीकरण होगा। मतदाताओं का ध्रुवीकरण से चुनाव में फायदा किसका होगा, नुकसान किसका होगा, यह अलग बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचेगा, भारत के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचेगा। अगर चुनाव का बहिष्कार होता है तो भारत में हर
संवैधानिक संस्था के ऊपर देश की जनता की यह आदत लग जाएगी कि वो हर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करे। अगर सवाल खड़ा करने की यह परंपरा विकसित हो जाएगी तो भारत में भी लोकतंत्र उसी परिस्थिति में पहुंचेगी जिस स्थिति में आज पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। और पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या स्थिति है? वहां अराजकता है। वहां जब चाहती है आर्मी कब्जा कर लेती है शासन पे, वहां जब चाहता है तो लोकतंत्र के वोट के द्वारा चुनी गई सरकार भी तानाशाह बन जाती है। तो इन सब सवालों से बचने और बचाने की जिम्मेवारी भी देश के राजनीतिक दलों का है। इसीलिए देश के राजनीतिक दलों को विवेकपूर्ण फैसला करना चाहिए। आक्रोश में केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए, केवल चुनाव जीतने के लिए उन्माद पैदा करना राजनीतिक दलों के लिए अच्छा नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।